बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुकर्रम सामीईन, अब हम बिला किसी तमहीद के हमारे आज के मुहाज़रे की दूसरी अहम कड़ी के मुसलमानान हिंद के लिए मौजूदा वक्त में तहक़ीक़ी तारीख़ का मुताला क्यों नागुज़ीर है, इस उन्वान पर हम अपने मेहमान मुकर्रम से मुहाज़रा सुनने के लिए बसद एहतराम हज़रत वाला को दावत देते हैं। हज़रत मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ए गुंचे ख़ाबीदा चु नरगिस निगरां ख़ेज़, ए गुंचे ख़ाबीदा चु नरगिस निगरां ख़ेज़, काशाने माँ रफ्त बताराज गमा ख़ेज़, मेमार हरम बाज़ बतामीर जहाँ ख़ेज़, ए मर्द जवां मर्द जवां मर्द जवां ख़ेज़। मोहतरम दोस्तों, आज इस दूसरे मुहाज़रे का उन्वान है मुसलमानान हिंद के लिए मौजूदा वक्त में तहक़ीक़ी तारीख़ का मुताला क्यों नागुज़ीर हैं। टू स्टडी एंड प्रेजेंट ट्रू हिस्ट्री इज़ नीड ऑफ द टाइम फॉर इंडियन मुस्लिम्स। अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँ। भारत के एक बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं, कनिष्क। कुषाण नस्ल के ये बादशाह हैं। इनकी राजधानी थी जिसको आजकल पेशावर कहते हैं, और मौजूदा अफ़गानिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान, मौजूदा गुजरात, ये पूरे इलाक़े के अंदर इनकी हुकूमत थी। इनकी जो सरकारी ज़बान तो शुरू में बैक्ट्रियन थी, शुरू में इनकी ज़बान ग्रीक थी, फिर बैक्ट्रियन थी। और इनको तारीख़ में इतना ऊंचा मकाम हासिल रहा है हिंदुस्तान की तारीख़ में कि हिंदुस्तान का जो सरकारी सन है, हिंदुस्तान में 2 सन चलते हैं आम लोगों के अंदर, तो विक्रम संवत, लेकिन सरकारी ये भी इसी तर्ज पर है कारतक मागशर के ऊपर, जिसको कहते हैं शक संवत। शक संवत ये इन्हीं से शुरू होता है, कनिष्क से। तो ये इनकी हुकूमत थी। पेशावर, पूरा अफ़गानिस्तान मौजूदा, और यहाँ गुजरात, इनको इतना ऊंचा मकाम हासिल था, और जाहिर होना चाहिए। ईस्वी सन 120 से 144 तक इन्होंने हुकूमत की। अब इन्हीं की पैदाइश से 78 से इसको ये शक संवत चलाते, ईस्वी 78 से। कुषाण नस्ल का यह बादशाह कनिष्क जो अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर रहा था, और इसको इतना बड़ा मकाम हासिल है, तो इसी इलाके से गौर से आने वाला शिहाबुद्दीन गौरी या उनके बाद के बादशाह, ये कैसे गैर मुल्की हो सकते? अगर कनिष्क भारत का है तो शिहाबुद्दीन गौरी को क्यों भारत का नहीं कहा जाएगा? वो भी तो उसी इलाके से आया। ये पूरा जो सल्तनते गुलामाना, सल्तनत ममालिक जिसको कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी, ये तो सब वहीं से अफ़गानिस्तान से आए। तो अगर ये कनिष्क गैर मुल्की नहीं है, तो फिर गौरी कैसे गैर मुल्की हो जाता है? बाबर कैसे गैर मुल्की हो जाता है? वो भी तो सब वहीं से आए। खैर, ये एक तारीख़ का अहम नुक्ता है, लेकिन वजह यह है कि हमने अपनी तारीख़ का मुताला भी नहीं किया, उस पर तहक़ीक़ भी नहीं की, उसको पेश करने की कोशिश भी नहीं।
हम कौन हैं, ये आदमी, मैं कौन हूं उसकी पहचान मुझे करवानी पड़ती। अगर मौजूदा वक्त में मुसलमाना ने, हिंद ने हम कौन हैं ये तारुफ नहीं करवाया, इसमें कोताही की, तो आज दूसरे हमारा तारुफ गलत तरीके से करवा रहे हैं, मीडिया गलत तरीके से करवा रहे हैं, उसमें कोताही हमारी है। तारीख अपने अंदर बड़ी इबरत की बातें रखती है। वहीं से अगर इब्तिदा करें तो एक बरतानिया का, बल्कि स्कॉटलैंड का एक अच्छा मौर्रिख है विलियम डैलरिम्पल। डैलरिम्पल की जो किताबें हैं तारीख़ हिंद के ऊपर, ये पढ़ने के काबिल है। उसमें उनके किताब है द लास्ट मुग़ल, के भारत के अंदर से सल्तनत मुसलमानों से तब्दील होकर किस तरह अंग्रेज़ों के हाथ में गई, उसकी तारीख़ पर एक किताब है द लास्ट मुग़ल, और बड़ी अहम किताब है, काबिल मुताला किताब है, और हिंदी में भी इसका तर्जमा हुआ है आखिरी मुग़ल। मेरी मालूमात के मुताबिक ये उर्दू में आई या नहीं आई मुझे पता नहीं है अब तक, लेकिन बड़ी अहम किताब। उसके अंदर उन्होंने इबरत की बातें लिखी। एक बात ये लिखी है उन्होंने कि शुरू में अंग्रेज़ गिनी चुनी तादाद के अंदर दिल्ली के अंदर आए 1830 के दहे में और 1840 के दहे में। उन्होंने देखा कि जब अंग्रेज़, डैलरिम्पल ने लिखा है कि जब अंग्रेज़ दिल्ली के अंदर सुबह 4 बजे वर्जिश के लिए जाते थे, तो ये देखते थे कि ये कौम तो अब सोने के लिए जा रही है मुशायरों से और कव्वालियों से, और तब उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि इस कौम को हराना बहुत आसान है। ये तारीख़ है वो अपने अंदर इबरत की बातें रखती। और जब इन्होंने 1857 के अंदर दिल्ली के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र को कैद कर लिया। पहले हुमायूं का मकबरा, वहाँ इनको नज़रबंद किया गया और आखिरकार इनको रंगून भेज दिया गया। ये 1857 का हादसा इंतहाई संगीन था। डैलरिम्पल अगरचे क्रिश्चियन हैं और बरतानिया का ही है, लेकिन उसने जो इस किताब के अंदर नक्शा खींचा है, और कम से कम 200 से ज़ायद किताबों का हवाला इन्होंने दिया है। वैसे अंग्रेज़ों की तारीख़ नवेसी पर बहुत कम भरोसा किया जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो चंद नाम हैं, जैसे डैलरिम्पल हैं, रिचर्ड ईटन हैं, ये बाज़ लोग हैं, इनकी किताबों में से बहुत सी बातें पढ़ने के काबिल हैं। इन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि जब 1857 में दिल्ली के ऊपर कब्जा हुआ तो इतना भारी जुल्म व सितम हुआ, और जाहिर है कि अगरचे सब कौमें साथ थी, लेकिन इनका कायद तो बहादुर शाह जफ़र था। हुकूमत तो इन्होंने एक मुस्लिम कौम से छीनी, इसलिए इतनी भयानक दुश्मनी थी, इतने लोग कत्ल किए गए कि 1857 के बाद डैलरिम्पल लिखता है कि मुश्किल से दिल्ली शहर में 1000 मुसलमान बाकी रह गए थे, दूसरे या तो भाग गए या शहीद हो गए। बहुत सारी मस्जिदों के ऊपर और बहुत सारी इमारतों के ऊपर
बुलडोजर चला दिया गया, उनको ढा दिया गया। उस जमाने के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे लॉर्ड पामस्टन, उन्होंने तो यहां तक लिखा, ये डैलिम्पल ने अपनी किताब में लिखा है कि दिल्ली शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द मैप ऑफ एवरी सिविल बिल्डिंग कनेक्टेड विद द मोहम्मदन ट्रेडिशन, शुड बी लेवल्ड टू द ग्राउंड विदाउट रिगार्ड टू द एंटीक्वीन वेटरन और आर्टिस्टिक प्रीडायलेक्शंस, कि किसी भी तरह की तारीख को मत देखो, किसी तरह के आर्ट को मत देखो, और दिल्ली के अंदर जितनी भी मुस्लिम इमारतें सबको मुनहदिम कर दो। यहाँ तक कि पामस्टन ये लिखता है डैलरिम्पन कि पामस्टन ने तो जामा मस्जिद को मुनहदिम करने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन बाज अंग्रेज अफसरों ने दखल अंदाजी की, तब जाकर यह मस्जिद बच पाई, और यह मस्जिद एक हिंदू ताजिर को किराए पर दे दी गई। ये डैलिम्पल ने लिखा है कि 1857 के बाद उसको तिजारत के लिए मस्जिद दे दी थी, और कई माह तक ये उनके कब्जे में रही। कई माह के बाद जाकर दोबारा वहाँ नमाज शुरू हुई। कई मस्जिदें, सुनहरी मस्जिद, अकबराबादी मस्जिद जिसके अंदर शाह अब्दुल अजीज़ दर्स दिया करते थे, इन मस्जिदों को, चौबी मस्जिद, इन मस्जिदों को ढा दिया गया। कई तारीखी इमारतें ख़त्म हो गई। बहादुर शाह जफ़र को कैद करके रंगून भेज दिया गया, और रंगून के अंदर वहाँ का जो इनका जेलर था कैप्टन नेल्सन डेविस, उसने बहादुर शाह को बिल्कुल अलग अपने घर के बाड़े में जो एक कमरा बना हुआ था, गैरेज जिसको ये कहते हैं, गैरेज, उसके अंदर कैद किया था। बस एक खातून थी जो बहादुर शाह को दोनों वक्त खाना देने जाती थी, तीमारदारी कर लेती थी, यही था। अंजाम बहादुर शाह जफ़र का ये हुआ कि जब 1862 के अंदर एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, वो मोहतरमा खातून कैप्टन नेल्सन डेविस की बिल्डिंग में गई ताकि उनको कि भाई कमरा खोलो, बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अच्छे नहीं दिख रहे। लेकिन कहाँ बाद में आओ, बाद में आओ। 4-5 घंटे के बाद जब सुना, जाकर कमरा खोला, बहादुर शाह जफ़र का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त दी गई कि वो नमाज जनाजा पढ़ें। उसमें एक थे हाफिज़ इब्राहिम, बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद, और दूसरा शहज़ादा जवां बख्त खान। 35 लोगों को, शाही ख़ानदान के 35 लोगों को वहाँ कैद किया था, लेकिन सब अलग अलग थे। सिर्फ 2 लोगों ने, जिसकी सल्तनत बड़े इलाके के ऊपर थी, जब उसकी नमाज जनाजा होती हैं तो 2 ही, हाफिज़ इब्राहिम जो बड़ी उम्र के थे, उनके उस्ताद थे। हाफिज़ इब्राहिम रोने लगे, हालांकि रोता तो शहज़ादा जवां बख्त खान। जवां बख्त खान ने कहा कि आप क्यों रो रहे? हाफिज़ इब्राहिम ने कहा, बेटा तुझे पता नहीं है, मुझे 35 साल पहले का, वो 25 साल पहले का वो मंज़र याद आ रहा है जब 1837 में बहादुर शाह तख्त नशीन हुए तो पूरे दिल्ली के अंदर चिराग जलाए गए थे, पूरे दिल्ली शहर के अंदर दावत का माहौल था। और आज ये हालत है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं न मिल सकी कुए यार में। तो ये तारीख़ अपने अंदर इबरत रखती है कि किस तरह ये नक्शा पलटा। क्यों इतने अरसे तक हुकूमत करने वाली कौम इस मुल्क के अंदर आज महकूमी की ऐसी हालत के अंदर है कि उसको अपनी तारीख को जिंदा करने तक का पता नहीं। मैं एक मिसाल दूं कि मुसलमानों ने क्या क्या किया इस मुल्क के लिए।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये मुल्क का यानी कदीम इमारतों की निगरानी करने वाला एक इदारा है, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने 2017-18 के अंदर जो अपने आदाद व शुमार पेश किए कि मुल्क में ASI के मातहत यानी मरकज़ी हुकूमत के मातहत जितनी तारीख़ी इमारतें हैं, उसमें से 2017-18 में सरकार को 271.8 करोड़ की रकम हासिल हुई। उसमें से 146.05 करोड़ यानी आधे से ज़्यादा रकम सिर्फ 5 इमारतों से हासिल हुई। आधी से ज़्यादा रेवेन्यू पूरे मुल्क में जो हासिल हो, उसमें से पहले नंबर पर ताजमहल से 56.83 करोड़, दूसरे नंबर पर आगरा का किला 30.55 करोड़, तीसरे नंबर पर कुतुब मीनार 23.46 करोड़, चौथे नंबर पर फतेहपुर सिकरी 19.004 करोड़ और पांचवें नंबर पर लाल किला 16.17 करोड़। इतना ज़्यादा रेवेन्यू इस सरकार को उन इमारतों से मिलता है जो मुस्लिम दौरे हुकूमत के अंदर बनाए गए। अगर इस मुल्क के अंदर चीन का हुक्मरान आता है या जापान का हुक्मरान आता है तो उसको ले जाया जाता है अहमदाबाद के अंदर, वो जाली वाली मस्जिद के अंदर ले जाया जाता है। पूरे मुल्क के अंदर कई इमारतें हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में, इमारतें वर्ल्ड हेरिटेज में यानी आलमी विरसा, लेकिन पूरा शहर वर्ल्ड हेरिटेज में हो तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक ही शहर है और वो है अहमदाबाद। अहमदाबाद की तारीख जो रत्नमणि राव जोटे ने लिखी है वो पढ़ने के काबिल हैं, मुताला करने के काबिल हैं। तो इस मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हमने दी हैं, वो इस मुल्क की तामीर में बड़ा रोल अदा किया है। इतनी बड़ी इमारतें बनी, इतनी आलीशान इमारतें बनी, तो इंजीनियरिंग उस ज़माने में कितनी तरक्की के ऊपर होगा। तिजारत, इंटरनेशनल तिजारत उस ज़माने में मौर्रिखीन लिखते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा GDP हिंदुस्तान का था, सबसे ज़्यादा तरक्की, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, चाहे वो खेती से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो सनतों से मुताल्लिक़ हो, वो इस मुल्क के अंदर थी। और ये सारी तरक्की में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है। और वो कौम आज मायूसी के अंदर रहे, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ज़रूरत है कि हम अपने आप को बेदार करें, हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तारीख़ का मुताला करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है ज़बानों को सीखने की। अरबी के अलावा, उर्दू के अलावा और ज़बानें, ख़ास तौर से अंग्रेज़ी के अंदर बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। जैसे एक डाउसन ने एक किताब लिखी है, डाउसन और इलियट, बड़ी गलत फहमियाँ फैलाने में इनका रोल रहा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, कि हिंदुस्तान की तारीख जो उसके तारीखदानों ने लिखी, उसमें से फारसी किताबों में से, दूसरी किताबों में से निकाल कर इन दोनों ने लिखा, लेकिन उसकी तशरीह इस तरह की कि मुल्क के अंदर गलत फहमियाँ फैले। तो ज़रूरत है ज़बानें सीखने की। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी जिन्होंने लिखी, जिनको हम बहुत ऊंचा मकाम देते हैं, उनके बारे में लिखते हैं मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी। मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी चोटी के उलमा में से, चोटी के मुअर्रिखीन में से। उनके किताब है हिंदुस्तानी मुसलमानों का निज़ाम तालीम, के सदियों तक हमारा निज़ाम तालीम क्या रहा। 2 जिल्दों के अंदर ये किताब हर एक को पढ़नी चाहिए। अभी तारीख़
से मुताल्लिक़ एक किताब है, तो उसके अंदर लिखते हैं कि काजी सनाउल्लाह पानीपती जब उलूम हासिल कर चुके तो अब इनको ख्याल ये हुआ कि ये यूरोपियन जो गलत फहमियाँ फैला रहे हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। तो वो कलकत्ता गए, 1 साल कलकत्ता रहकर इबरानी ज़बान सीखी, इबरानी ज़बान के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाली। जिस तरह उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में किताब इबरानी किताबों में से निकाल कर लिखी बुशरा, ये इतनी अहम किताब थी कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने गलत फहमियाँ दूर करने की गर्ज से खुतबात अहमदिया यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने लिहाज से एक अहम किताब लिखी, जिसके लिए उन्होंने यूरोप का सफ़र किया अपनी जागीर बेचकर। सर सैयद की बाज़ कोताहियाँ ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये इनका एक अहम कारनामा था कि यूरोप गए, सारी किताबों का जायज़ा लिया कि सीरत पर क्या क्या गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, और उस पर उन्होंने जो किताब लिखी खुतबात अहमदिया, तो ये काजी सनाउल्लाह पानीपती का रिसाला जो बुशरा है उसका तर्जमा हूबहू उन्होंने खुतबात अहमदिया के अंदर लिया। इसी तरह ज़बानों के सीखने के बारे में हमारे यहाँ सूरत के एक बहुत बड़े अल्लामा नूरुद्दीन रांदेरी, जिनकी वफ़ात ईस्वी सन 1658 के अंदर हुई, गुजरात एंड द सी किताब के अंदर एक किताब है गुजरात एंड द सी यानी गुजरात और समंदर। चूँकि अरबों की आमद समंदरी रास्ते से हुई, तिजारतें समंदरी रास्ते से हुई, तो ये इस तारीख़ के अंदर एक अहम किताब है। इस किताब के अंदर बहुत सारे ऐसे मोती हैं जिनको निकालने के काबिल है। तो अल्लामा नूरुद्दीन रांदेरी इन्होंने गुजरात एंड द सी के अंदर इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि मशरिक़ी हिंदुस्तान में इंडोनेशिया, मलेशिया और ये सारे इलाकों के अंदर अगर इस्लाम की किरणें गई तो गुजरात के वास्ते से गई। तो अल्लामा नूरुद्दीन रांदेरी यहाँ से मलेशिया गए और मलेशिया के अंदर इस्कंदर सानी के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुँचे। गए तो तिजारत के लिए, लेकिन शेख भी थे, वो दीनी उलूम के जानकार थे, सूफ़ी थे और ताजिर भी थे बड़े। तो ये जब वहाँ पहुँचे उसके बाद इस दर्जे तक पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने मलाई ज़बान सीखी यानी मलेशियन ज़बान, और मलेशियन ज़बान के अंदर 7 जिल्दों में एक किताब लिखी बुस्तानुस सलातीन हमारे सूरत के एक आलिम ने। और आज यह किताब इंडोनेशियन और मलेशियन इलाके की तारीख़ के अंदर एक सनद की हैसियत रखती हैं, बुस्तानुस सलातीन। तो ज़बानें सीखना यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस सिलसिले में ज़बानों के सिलसिले में एक और बात अगर मैं पेश करूं, सैयद शाह मोयुद्दीन जिनको कुतुबे वेलूर के नाम से जाना जाता है, जुनूबी हिंद के एक बहुत बड़े सूफ़ी गुज़रे हैं। 1872 में इनकी वफ़ात हुई। इन्होंने बड़ी उम्र के अंदर अंग्रेज़ी ज़बान सीखी और नुज़हतुल ख़वातिर के अंदर इनके हालात में लिखा है अल्लामा अब्दुल हई हसनी रहमतुल्लाह अलैहि ने, वहुवा तलक्कल लुग़तल इंजलीज़िय्यत फ़ी किबर सिन्निही व बअस रिसालतन बितिलकल लुग़ा इला मलिकत इंग्लिज़ा। अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर उन्होंने उस ज़माने में बरतानिया की रानी को ख़त लिखा और खुलेआम दावत दी कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये नुज़हतुल ख़वातिर के अंदर गोया वो सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत खुतूत की इस ज़माने में अगर अदा की, तो इन्होंने चूँकि इन्होंने कई ज़बानें सीखी, उसके बाद कुतुब वेलूर ने
मकामी ज़बानों के अंदर हिंदुस्तान के कई बादशाहों को खतूत भी लिखे और बरतानिया की रानी ने ख़त में इनको जवाब भी दिया। वो ख़त इनका जो इनके मदरसे का सालनामा दारुल उलूम लतीफ़िया वेलूर का 1389 हिजरी का जो सालनामा है, इसके अंदर वो जवाबी ख़त मौजूद है कि बरतानवी रानी ने इनको जवाब लिखा कि यकीनन इस्लाम के अंदर ये खूबियाँ हैं, वो खूबियाँ हैं, लेकिन हमारी ये मजबूरी हैं वग़ैरह। तो इन्होंने बाइबल में 300 तनाकुज़ात ये किताब लिखी, अंग्रेज़ी सीखी, इब्रानी सीखी, बाइबल में 300 तनाकुज़ात। एक मज़मून आया था महनामा मारिफ के अंदर। ये बाज़ जो पुराने रसाइल होते हैं, जैसे मारिफ हमारे यहाँ से हैं, एक निकलता है तहकीकात इस्लामी, एक निकला करता था बुरहान। इन किताबों के अंदर बाज़ तारीख़ी मज़ामीन होते हैं और एक मोहम्मद हनीफ शाहिद करके हैं, इन्होंने ये सारे जैसे मारिफ के 100 साल के रिसाले, पूरी एक तारीख़, तमाम रिसालों का इशारिया इन्होंने तैयार किया। किसी भी चीज़ का इशारिया होता है, तारीख़ में तहकीक करने के लिए इशारिया बहुत मुफीद होता है। तो इन्होंने मारिफ के 100 साला रिसालों का, बल्कि 103 साला 1916 से लेकर 2018 तक कौन सा मजमून कहाँ छपा, क्या आपको कि मारिफ में गुजरात के बारे में कौन सा, तो आप गुजरात लफ्ज़ देखिए तो आएगा कि इस 1916 में ये छपा, 2015 में ये छपा। ये इशारिया जो होता है तारीख़ी तहकीक करने वालों के लिए इशारिया बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। जैसे ये किताबें होती, जैसे डलरिम्पल की किताब में मैंने तज़किरा की, अब सारी किताबें आप पूरी तो पढ़ेंगे नहीं, बाज़ किताबें कि भाई डलरिम्पल की किताब में कहीं भरूच का तज़किरा आया है, तो जो मेयारी किताबें होती हैं उसमें पीछे इशारिया होता है। जो हम तहकीक करते हैं वो कैसे करते हैं कि भाई डलरिम्पल ने कहीं भरूच का तज़किरा किया है तो आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इशारिये में देखिए कि पीछे भरूच हैं, भरूच फला सफ़ा नंबर तो क्या 815, तो 815 पर उठाकर देखिए तो उसमें तज़किरा होगा। नूरुद्दीन रांदेरी, इनका तज़किरा कहाँ है, अगर है इस किताब में तो इशारिया देखी। तो तारीख़ी तहकीक करने में एक तो हर किताब में पीछे इशारिया होता है। मोहम्मद हनीफ शाहिद ने बुरहान का और ये मारिफ का इशारिया तैयार किया। अब उसके बाद इन्होंने अभी पिछले यानी इसी साल तमाम जितने इशारिये इन्होंने तैयार किए, इन तमाम का एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया है और कई जिल्दों में पड़ोसी मुल्क से वो छपा हुआ है, पूरा इशारियों का एनसाइक्लोपीडिया। कि भाई तहकीकात इस्लामी में गुजरात के बारे में कौन सा मजमून छपा। जैसे मुझे सैयद सुलेमान नदवी साहब भरूच में आए थे, उस वक्त उन्होंने नर्मदा के बारे में एक नज़म लिखी थी, उसकी तलाश थी। तो मैंने मारिफ का जो इशारिया मोहम्मद हनीफ शाहिद ने, सारे मारिफ वालों ने ये एक बहुत अच्छा काम किया कि 100 साल के सारे रिसाले वेबसाइट के ऊपर रख दी। एक तो आम रिसाले होते हैं जिसको हम पढ़ते हैं उसके बाद रख देते, एक तहकीकी रिसाले होते हैं, उसमें से ये मारिफ है। तो सारा जो इशारिया हैं, सारे रिसाले इन्होंने वेबसाइट पर भी रख दिए हैं और उसका इशारिया भी वेबसाइट पर रख दिया। अगरचे उर्दू में है तो उर्दू फॉन्ट वगैरह की भी ज़रूरत रहती है। बाज़ सॉफ्ट किताबें जो होती हैं, ये इशारी तलाश करने का तज़किरा चल पड़ा, बाज़ किताबें होती हैं सॉफ्ट कॉपी में, कंप्यूटर के अंदर होती हैं, मोबाइल के अंदर होती, उसमें कोई एक किताब, जैसे ये किताब मैंने निकाली डलरिम्पल की, पूरी किताब के अंदर सूरत कहीं आया है तो आप सर्च करें, सूरत लिखें, एक तो पीछे देखें इशारिया, चलो इशारिया नहीं है तो एक तरीक़ा ये है कि आप सूरत, तो उस किताब में जहाँ जहाँ सूरत लफ्ज़ आया होगा वो पीला हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ कहाँ इसका तज़किरा आया। तो ये भी एक तलाश करने का तरीक़ा है। तो मारिफ के अंदर एक मज़मून आया था अगस्त 2019 के अंदर, रद्द ईसाइयत
और उलमाए जुनूब राही फिदाई का मजमून था, उसके अंदर ये सारी बातें हैं। तो इन्होंने कुतुब वेलूर ने अंग्रेज़ी के अंदर खुतूत लिखे, तो अंग्रेज़ी ज़बान ज़ाहिर है सीखनी चाहिए। बल्कि हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके हालात, इनकी ज़िंदगी के बारे में एक अहम किताब लिखी है मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी ने, सवानेह कासमी, पढ़ने के काबिल किताब है। उसकी दूसरी जिल्द में उन्होंने लिखा है कि जब हज़रत नानोतवी हज में गए तीसरी मरतबा 1877 में, पहली मरतबा तो आप 1860 में गए थे, फिर 1869 में गए, और तीसरी मरतबा 1877 में गए, 1880 में आपकी वफ़ात हुई। जब तीसरी मरतबा हज में गए तो उस जहाज़ का कप्तान था इतालवी, लेकिन वो इंग्लिश जानता था। चूँकि हज का काफिला था, लोग लब्बैक पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, तो उसको तजस्सुस हुआ कि ये कौन है, इनका मज़हब क्या है, मालूम करना चाहिए। तो उसने पूछा कि भाई कोई अच्छा कोई स्कॉलर हो इस जहाज़ में जो अंग्रेज़ी का जानकार हो। कहा कि ऐसा तो कोई मिला नहीं, लेकिन उसी जहाज़ में अल्लामा कासिम नानोतवी साहब थे। किसी ने कहा कि अच्छे स्कॉलर है इस्लाम के। अब वो तो जानते नहीं थे अंग्रेज़ी, तो मुतरजिम दरमियान में तर्जुमान था, उसके वास्ते से बहुत सारी बातें हुई, वो मुतासिर भी हुए, गलत फहमियाँ दूर हुई। उसके बाद हज़रत ने कहा कि मैं हिंदुस्तान जाकर पहली फुर्सत में अंग्रेज़ी ज़बान सीखूंगा। आज मुझे एहसास हुआ कि अंग्रेज़ी ज़बान की कितनी ज़रूरत है इस ज़माने में। ये सवाने कासमी के अंदर हज़रत मौलाना मनाजिर अहसन गीलानी ने यह वाक़या लिखा है, जिल्द दूसरी जिल्द के अंदर लिखा हुआ है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम तारीख़ के इन मोतियों को निकालें, तारीख़ के अंदर से इन बातों को निकालें और इन बातों को आज के ज़माने के अंदर पेश करें। आज बड़ी ज़रूरत है कि ये मोती लोगों के सामने आए और उसके ज़रिए से ये गलत फहमियाँ दूर हो। हमारी जो बात चल रही थी हिंदुस्तान की तारीख़ और गुजरात की तारीख़, गुजरात के रवाबित ये बादशाहों की वजह से वो नहीं, बल्कि बहुत पहले से है। एक किताब है अजाइबुल हिंद, जो बहुत पुराने मुसन्निफ बुज़ुर्ग इब्ने शहरियार राम हुरमुज़ी, जो यहीं गुजरात के अंदर रहे, और 900 में इनकी पैदाइश है ईसवी सन, और 956 में वफ़ात, यानी तकरीबन तीसरी सदी हिजरी के। इनकी एक किताब है अजाइबुल हिंद। ये तारीख़ में ये भी ये किताब एक अहमियत रखती है और कई ज़बानों में उसका तर्जमा हुआ है। उन्होंने एक वाक़या लिखा है और इसी तरह इसका तज़किरा खंभातनो इतिहास, उसमें रत्नमणिराव जोटे ने भी इसका तज़किरा किया है और मकरंद मेहता ने भी इसका तज़किरा किया है कि गुजरात के अंदर से जहाज़ खंभात से, सूरत बाद में बंदरगाह और मुंबई तो बहुत बाद में, पहल यहाँ के जो रवाबित थे खंभात में से थे। तो इन्होंने बुजुर्ग इब्ने शहरियार ने लिखा है कि एक जहाज़ गुजरात से हज के लिए गया। कब? तीसरी सदी हिजरी के अंदर, यानी 956 में ईसवी सन में इनका इंतकाल हुआ, 1200 साल पहले। तो उससे पहले की बात, यानी 950 या उससे पहले ये हो सकता है कि वो एक जहाज़ हज का काफिला लेकर गया और उसके अंदर गुजरात का एक बहुत बड़ा नौ मुस्लिम ताजिर हैं। ये अल्फाज उस किताब में लिखे हुए, तो इसको भी एक तारीख़ी सनद की हैसियत देते हैं। इस वाक़े को ये एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के एक तारीख़दां थे एससी मिश्रा, सतीश चंद मिश्रा। इन्होंने गुजरात के मुसलमानों की तारीख़ पर कई किताबें लिखी हैं। उसमें से एक किताब उनकी है मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन गुजरात। उसके अंदर उन्होंने भी बुज़ुर्ग इब्ने शहरियार के हवाले से ये वाक़या लिखा है। इसी तरह एक और वाक़या उन्होंने लिखा है, सैयद सुलेमान नदवी ने भी
अपनी किताब अरब व हिंद के ताल्लुकात में इसका तज़किरा किया है। और रत्नमणिराव जोटे ने इनकी किताब खंबातनो इतिहास, जोटे साहब की बाज़ किताबें हैं, उसमें एक खंबातनो इतिहास, ये ज़रूर पढ़ने के काबिल है। इसी तरह गुजरातनु पाटनगर अहमदाबाद, अहमदाबाद की पूरी तारीख बहुत मेयारी किताब है, ये पढ़ने के काबिल हैं। और ये भी है तो गुजराती में ये किताबें हैं। और जोटे साहब की एक और किताब है, गुजरातनो सांस्कृतिक इतिहास मुस्लिम काल, मुसलमानों के दौर में, ये कच्छ के थे, मुसलमानों के दौर में गुजरात में क्या क्या तहजीबी तिजारती तरक्की हुई, उस पर 4 वॉल्यूम के अंदर जोटे साहब की एक किताब है, गुजरातनो सांस्कृतिक इतिहास मुस्लिम काल। तो ये खंबातनो इतिहास, उसके अंदर इन्होंने एक और वाक़या लिखा है, बड़ा दिलचस्प वाक़या लिखा है कि शहाबुद्दीन गौरी, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर पहले 1192 में हुकूमत कायम की, उनकी वालिदा खंभात से हज के लिए गई थी। यानी 1100 साल पहले की बात कि उनकी वालिदा खंभात से हज को जा रही थी। हज को जा रही थी, जहाज़ चला ही था कि वो जहाज़ी लुटेरे होते हैं, चांचिया, इन्होंने हमला कर दिया। अब वो बादशाह की माँ, यहाँ तो दिल्ली में तो बाद में वो बादशाह बनते हैं, लेकिन वहाँ तो गौर में, अफ़गानिस्तान में तो बादशाह थे ही। और उनकी वालिदा जा रही, हमला हुआ। तो उस ज़माने में यहाँ का जो गवर्नर था वस्तुपाल, वस्तुपाल को जब पता चला तो इसने फ़ौरन अपने जहाज़ भेजे, मदद की और इनको बचाया। गौरी की वालिदा को पता चला कि वस्तुपाल ने इस तरह हमारी मदद की। जब वो वापस आई हज से तो खंभात में वस्तुपाल के यहाँ ठहरी, इसरार करके वस्तुपाल को ले गई कि आप दिल्ली आइए, और दिल्ली के अंदर ले जाकर एजाज़ किया शहाबुद्दीन गौरी ने वस्तुपाल का। ये वाक़या मकरंद मेहता ने मर्चेंट्स एंड पोर्ट्स ऑफ गुजरात, यानी गुजरात की जो बंदरगाहों की और तिजारत की जो तारीख़ पर इनकी एक अहम किताब है, ये मेरे पास हार्ड कॉपी में मौजूद हैं। ये तकरीबन बहुत सारी किताबें हार्ड कॉपी में हैं मेरे पास। खंबातनो इतिहास, उसमें भी ये सफ़ा नंबर 38 पर हैं, और मकरंद मेहता ने सफ़ा नंबर 58 पर यह वाक़या लिखा है कि शहाबुद्दीन गौरी की वालिदा खंभात से हज के लिए गई थी। तो ये रवाबित, ये आपस के ताल्लुकात, यह बहुत पुरानी चीज़ हैं, इसको असरे नौ उजागर करने की ज़रूरत है। हमने एक मुख्तसर रिसाला हज की तारीख गुजराती के अंदर के हिंदुस्तान की जो हज की तारीख, हजनो रसप्रद, भारतीय हजनो रसप्रद इतिहास, यह करके एक सिलसिलेवार मजमून हमारा छपा था बयान मुस्तफ़ा के अंदर। अब इंशाअल्लाह उसको किताबचे की शक्ल के अंदर शाये करेंगे। उसमें भी इस तरह के बाज़ वाक़यात लिए हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 2016 में जब गए थे अप्रैल में सऊदी अरब, तो वो मस्जिद का मॉडल दिया था। मई के अंदर ये ईरान गए थे। जब ईरान गए तो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के अंदर हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के हाथ का एक लिखा हुआ कुरान है। ये रामपुर के नवाब कल्ब अली और इनके साथ उस ज़माने में 1872 में दाग दहलवी गए थे हज के लिए। जब इन्होंने बहुत सारे तहाइफ पेश किए तो वहाँ के गवर्नर ने, मक्का के शरीफ ने, इनको हज़रत अली का लिखा हुआ कुरान हदिये में दिया था, जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के अंदर है। तो उसकी फ़ोटो कॉपी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान गए थे तो इसकी फ़ोटो कॉपी और गालिब के हाथ का जो लिखा हुआ उनके खुद की गज़लें हैं, इन दोनों की फ़ोटो कॉपी लेकर गए थे ईरान में। और आयतुल्ला ख़ामेनाई को, जो वहाँ के शिया
पेशवा हैं उनको पेश की थी। तो हमारी तारीख बहुत पुरानी है, बहुत दिलचस्प है, और इस मुल्क के अंदर इस तरह हम सदियों से अमन के साथ रहते हुए आए हैं। आज भी ज़रूरत है कि असरे नौ उस तारीख को जिंदा किया जाए। हम क्यों, हमारी आने वाली नस्लें एतमाद के साथ इस मुल्क के अंदर रहें, हमारी आने वाली नस्लें इस तरह मायूसी के साथ नहीं, बल्कि अपना सर ऊंचा करते हुए इस मुल्क के अंदर रहें कि इस मुल्क में हमने ये किया है, हमने ये कुर्बानियाँ दी है। इस तरह हमने इंशाअल्लाह हमारा जो तीसरा मकाला होगा उसमें मुख्तसर में जंगे आज़ादी में जो रोल मुसलमानों का रहा उसकी बात इंशाअल्लाह होगी। ये तो या तो मुख्तसर खाका है, इन सारी बातों को तहकीक करके तहरीरी शक्ल में और ये डिजिटल शक्ल में, जिस शक्ल में भी पहुंचा सकें, हमें पहुंचाने की ज़रूरत है। तो ये शहाबुद्दीन गौरी की वालिदा यहाँ से हज के लिए गई थी, तो ये वाक़या 1100 से पहले का ही हो सकता है, बल्कि 1200 से पहले का हो सकता है। 1192 में उन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा किया था। तो ये हमारी जो पुरानी तारीख़ है इसको असरे नौ उजागर करने की ज़रूरत है, असरे नौ दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में कई अहम किताबों का तज़किरा किया, जैसे डॉक्टर राम पुनियानी मुंबई के हैं, इनकी बाज़ किताबें, जैसे किताबें कम्युनल पॉलिटिक्स फैक्ट्स वर्सेस मिथ्स के क्या गलत फहमियाँ हैं और हकीकत क्या है तारीख़ में, एक बहुत अच्छी किताब है राम पुनियानी साहब की। इनके वीडियोस भी आया करते हैं, राम पुनियानी के और इस तरह के अशोक कुमार पांडे ये इनके भी वीडियोस आते हैं। द क्रेडिबल हिस्ट्री करके वीडियो आते हैं इनके, और द क्रेडिबल हिस्ट्री करके इनकी वेबसाइट भी। इनकी किताबों के अंदर एक तो है कश्मीर नामा, कश्मीर की तहकीकाती और दिलचस्प तारीख़ लिखी है अशोक कुमार पांडे ने, कश्मीर नामा। एक दूसरी इनकी किताब हिंदी के अंदर है, दूसरी इनकी किताब कश्मीर नामा का तो उर्दू में भी तर्जमा हो चुका है। एक उनकी दूसरी किताब कश्मीर पर ही है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, क्या हकीकत क्या है, गलत फहमियाँ क्या हैं, ये इन्होंने उजागर किया है। एक और किताब इनकी है तारीख़ उसने गांधी को क्यों मारा, ये कि भाई गोडसे और इनकी तारीख़ है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। तो ये किताबें पढ़ने के काबिल हैं। ये किताबें इनकी तीनों हिंदी ज़बान के अंदर हैं और इनका ज़रूर मुताला किया जाना चाहिए। शिबली एकेडमी आज़मगढ़ से जो किताबें छपी हैं ये भी पढ़ी जानी चाहिए। तारीख़ की एक और बात मैं आपको बताऊं, सुल्तान महमूद बेगड़ा और इनके बाद इनके बेटे मोहम्मद शाह, इन दोनों के ज़माने में भरूच और सूरत और रांदेर के गवर्नर थे मलिक गोपी। मलिक इनको लक़ब दिया था मलिक गोपी। सूरत के अंदर जो गोपी तड़ाव है वो इन्होंने ही बनवाया था। तो यहाँ के गवर्नर थे, बहुत बड़े ताजिर थे। ये उस ज़माने के अंदर जो कौमी भेदभाव के बजाय कौमी इत्तिहाद था, एक दूसरे से मेल मिला। तो मलिक गोपी वो महमूद बेगड़ा के भी गवर्नर थे और उनके बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह के भी गवर्नर रहे। भरूच, सूरत और रांदेर के अंदर गोपी तालाब इन्होंने बनवाया, बहुत सारी और चीज़ें भी इन्होंने बनवाई और बहुत बड़े इंटरनेशनल ताजिर थे मलिक गोपी। ये सल्तनत कार्नो मर्चेंट प्रिंस मलिक गोपी गुजरातना वहाणवटियो, मकरंद मेहता की एक बहुत अच्छी किताब है गुजरातना वहाणवटियो उद्योगपतियों, और ये भी किताब ये अहमदाबाद विद्या भवन से छपी है। उसके अंदर इनके अलग अलग मज़ामीन हैं। इसमें एक मजमून है सल्तनत कार्नो मर्चेंट
प्रिंस मलिक गोपी, तो महमूद बेगड़ा के ज़माने में इनको कितने सारे इख्तियारात हासिल थे, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। मकरंद मेहता साहब की ये सारी किताबें पढ़ने के काबिल हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की किताब एक तो है मुस्लिम कम्युनिटीज़ इन गुजरात, और एक दूसरी इनकी किताब है द राइज ऑफ मुस्लिम पावर इन गुजरात। MS यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे 50 साल पहले, तो इनकी और भी किताबें वहाँ से छपी हैं। ये पुरानी किताबें लानी चाहिए, अगर नहीं है तो हम वहाँ से PDF करवाएं। मेरे पास तो ये दोनों किताबें हार्ड कॉपी में मौजूद हैं, लेकिन पुरानी छपी हुई। तो ये किताबें, इनमें से मोती चुनकर हमें मंजर आम के ऊपर लाना चाहिए। डॉक्टर ताराचंद, जंग आज़ादी की जो तारीख लिखने में एक अहम नाम है डॉक्टर ताराचंद का। उनकी किताबें इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, यानी हिंदुस्तान की तहजीब पर, हिंदुस्तान के लोगों पर इस्लाम के क्या क्या असरात हुए, यहाँ की आवाम ने, यहाँ के लोगों ने क्या क्या असरात कबूल किए, और किस तरह यहाँ मुल्क के अंदर कैसा इत्तिहाद रहा। ये डॉक्टर ताराचंद की जंग आज़ादी के ऊपर भी कई किताबें, पूरी तारीख इन्होंने 4 जिल्दों में लिखी है, लेकिन ये किताब ख़ास तौर से इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर, ये भी पढ़ने के काबिल है। राम पुनियानी साहब की एक और किताब है सेकंड असैसिनेशन ऑफ गांधी। राम पुनियानी साहब ने कई किताब, 20 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, और अक्सर किताबों में इन्होंने यही कोशिश की है कि मुस्लिम बादशाहों के बारे में या पिछले ज़माने के बारे में अंग्रेज़ों ने जो जो गलत फहमियाँ फैलाई, इनको दूर किया जाए। राम पुनियानी साहब के तारीख़ी वीडियोज़ भी देखने के काबिल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें मुताला करना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर रॉकेट टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान की सरकार ने बाकायदा सरकारी तौर से इस बात को माना है कि रॉकेट टेक्नोलॉजी पहले, आज वो उसी की बदौलत आज फुला मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, और उससे आगे जाके अब चंद्रयान तक जो बात जा रही है, उसकी बुनियाद डालने वाले टीपू सुल्तान, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब शुरू में पढ़ रहे थे, उस ज़माने में ये अमेरिका में गए। इनकी जो आप बीती हैं विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब ये नासा के ऑफिस में गए अमेरिका, तो देखा कि टीपू सुल्तान का बहुत बड़ा फोटो दीवार के ऊपर लगा हुआ है। जाके पढ़ा तो बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई थी कि भाई रॉकेट टेक्नोलॉजी की इजाद करने वाले। तो कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर बाद में आकर इस पर मैंने तहकीक शुरू की। फिर इसके बाद इनके जो एक शागिर्द थे शिवाथनु पिल्लाई, इन्होंने टीपू सुल्तान के रॉकेट्स के बारे में बर्तानिया के अंदर एक वुलविच म्यूजियम है, वहाँ जाकर, चूँकि उस ज़माने में अंग्रेज़ इनके रॉकेट वगैरह बाद में ले गए थे, अ कंसाइज अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ द रॉकेट सिस्टम, इस किताब के अंदर विलियम कॉनग्रीव ने टीपू सुल्तान के रॉकेट्स और इनकी ये इस सिलसिले की टेक्नोलॉजी के बारे में बड़ी तहकीक की है। और लिखा है कि उस ज़माने में अंग्रेज़ 600 लॉन्चर्स, जब 1799 में हज़रत टीपू सुल्तान शहीद हुए, जमहूरियत का पैगाम देने वाले, आज कुछ गलत फहमियाँ इनके बारे में फैलाई जा रही हैं, तो इनका क्या रोल रहा है, इसके ऊपर रिसर्च करने की बड़ी ज़रूरत है। तो ये किताब के अंदर इन्होंने लिखा है विलियम कॉन्ग्रीव ने कि जब अंग्रेज़ों ने इनको हराया, उसके बाद 600 लॉन्चर्स, 700 रॉकेट और 9000 यूज्ड यानी इस्तेमाल शुदा रॉकेट्स,
ये ले गए और बर्तानिया के अंदर म्यूजियम में इनमें से बहुत सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो जब शिवाथनु पिल्लाई ने एपीजे अब्दुल कलाम के मातहत रिसर्च करके ये सारी तहकीक पेश की, उसके बाद हिंदुस्तानी सरकार ने बाकायदा तौर पर इस बात को तस्लीम किया कि इस मुल्क के अंदर रॉकेट टेक्नोलॉजी ईजाद करने वाले और उसको फरोग देने वाले टीपू सुल्तान हैं। और आज उसी की बदौलत ये मुल्क इतनी तरक्की के ऊपर गया। खैर, हमारी बात तो हिंदुस्तानी तारीख के ऊपर चल रही है, लेकिन जब ये इसकी बात आई साइंस की, तो अगर मैं कहूँ साइंस के अंदर आज की पूरी साइंस की बुनियाद मुसलमानों ने जो दौरे उस्ता के अंदर जो तहकीकात की, आप देखिए कि सबसे पहले हवा में उड़ने वाला, जिसको कहेंगे पैराग्लाइडर, पैराशूट नहीं बल्कि उसको कहेंगे पैराग्लाइडर, ईजाद करने वाला अब्बास इब्ने फिरनास, और वो 9वीं सदी ईस्वी में, यानी 1200 साल पहले। आप गूगल पर तहकीक कीजिए, अब्बास इब्ने फिरनास सबसे पहले हवा में उड़ने वाला। और ऐसी बहुत सारी तहकीकात हैं। एक किताब छपी है अमेरिका के अंदर, नेशनल ज्योग्राफिक, ये उलूम साइंस को तरक्की देने वाला एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इदारा कहा जाता है। वहाँ से एक किताब छपी है 1001 इन्वेंशंस, यानी मुसलमानों ने इस दुनिया को जो 1001 ईजादात दी, उसके बारे में ये किताब 1001 इन्वेंशंस, इस किताब को भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगरचे अंग्रेज़ी में है, पता नहीं किसी जगह पर इसका और ज़बान में तर्जमा हुआ हो। खैर, सॉफ्ट कॉपी नेट के ऊपर मौजूद है। 1001 ईजादात, जैसे मैंने कहा कि रॉकेट टेक्नोलॉजी इस मुल्क के अंदर सबसे पहले लाने वाले सुल्तान टीपू शहीद, जो जंगे आज़ादी के अंदर शहीद होने वाले अगर कोई वाहिद हुक्मरां हैं तो टीपू सुल्तान 1799 के अंदर। इन्होंने, टीपू सुल्तान ने भी फिरका वाराना इत्तिहाद के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इनके बारे में जो जो किताबें लिखी गई है, इनको रिसर्च करके इन बातों को मंजर आम के ऊपर लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो साइंस, तारीख़ का मुताला करने के साथ साथ साइंस के अंदर हमने क्या रोल अदा किया, कम अज़ कम इस मुल्क के अंदर। वैसे तो इंटरनेशनल पैमाने पर बहुत सारी इजादात मुसलमानों ने दी हैं। कम अज़ कम 7 साइंसदानों के बारे में 7 मज़ामीन अलग अलग मेरे, जैसे अब्बास इब्ने फिरनास के बारे में हैं, और इस तरह इब्ने सीना के बारे में, और बहुत सारे मज़ामीन मेरे साइंस के ऊपर भी हैं। ये अलग अलग मज़ामीन की शक्ल में, अगर इनको जमा करें तो एक किताबचे की शक्ल में हो सकते हैं। और ये मज़ामीन इस तरह नहीं कि भाई पढ़ा लिख दिया, ये नहीं, हर बात रेफरेंस के साथ, बल्कि अक्सर ये कोशिश की है कि उनके रेफरेंस दिए जाए, उनके लिखे हुए रेफरेंस। अक्सर सिर्फ इस किताब में नहीं, बहुत सारे मज़ामीन के अंदर हमने कोशिश यही की है कि रेफरेंस वो दे जो उन्होंने लिखे हैं, ताकि पता चले कि इस बात में बिल्कुल ये ठोस तारीख़ी सच्चाइयाँ हैं। तारीख़ी सच्चाइयाँ वो हवाले के साथ होती, जैसे मैंने घोघा की मस्जिद के बारे में कहा कि बात चल रही है, लेकिन तारीख़ी किताबों के अंदर नहीं मिल रही कि वो कितनी पुरानी, यकीनन बहुत पुरानी। अगर साबित हो जाए कि ये दौरे मक्की में बनी तो फिर हिंदुस्तान की सबसे पहली मस्जिद वही हो सकती है। लेकिन ये चली चलाई बात, मस्जिद है, खंडर आज भी है, लेकिन तो तारीख इसको कहते हैं हवालों से बाकायदा ठोस बात मंजर आम के ऊपर लाई जाए। तो ये सारी अक्सर किताबें मैंने बताई, इनमें से अक्सर किताबें ऐसी हैं जो तारीख़ी हवालों के साथ लिखी गई हैं। तो इन बातों को उजागर करने की ज़रूरत है, इन बातों को सामने लाने की ज़रूरत है। अहमदाबाद के अंदर एक लाइब्रेरी है, हज़रत पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी। उन्होंने अभी अभी एक किताबचा शाये किया है, और तो इन्होंने तो बहुत सारी
किताबें पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी ने शाये की हैं और इनके जर्नल हैं, 7 जर्नल छप चुके। इनमें जर्नल में अक्सर मज़ामीन उर्दू में होते हैं, बाज़ मज़ामीन इंग्लिश में होते हैं, लेकिन गुजरात की और हिंदुस्तान की तारीख़ में ये जर्नल भी, पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी के जर्नल, ये बड़ी अहमियत रखती। उन्होंने अभी अभी एक किताब शाये की है, इम्पीरियल मुग़ल फरमान्स इन गुजरात, कि मुग़लिया दौर के कौन कौन से फरमान गुजरात की तरक्की के बारे में, गुजरात की तिजारत के बारे में हैं, ये किताब शाये की है। और चूँकि मुग़लिया दौर के अंदर इस किताब में 3-4 फरमान ऐसे हैं कि जैनों के मंदिरों को, जैन के मंदिरों को बहुत सारी जागीरें या इमदाद दी, वो इस किताब के अंदर मौजूद हैं। तो रमज़ान से, बल्कि रमज़ान के बाद पीर मोहम्मद शाह लाइब्रेरी जाना हुआ। वहाँ के जो नाजिम हैं, कई मुंतज़िम हैं, बुज़ुर्ग हैं, प्रोफेसर मोहिउद्दीन बॉम्बे वाला, आज भी इतनी उम्र में भी पूरे यानी उसके साथ काम कर रहे हैं, उमंग के साथ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अभी ये इसके यानी दूसरी मर्तबा दूसरा एडिशन छपा इसका, इम्पीरियल मुग़ल फरमान्स का। इन्होंने कहा कि जब पहली मर्तबा ये छपी 2011 के अंदर, और इसके अंदर ये फरमान मुग़लिया दौर के जैन मंदिरों को क्या क्या जागीरें दी, ये किताब अहमदाबाद के एक जैन मंदिर जिसको ये जागीर दी थी, वो ये फरमान उन्होंने देखा, तो वो मंदिर के जो मुंतज़िम थे वो आए और उन्होंने कहा कि हमको 700 किताबें चाहिए। कहा कि भाई हमारे पास तो अब इतनी बची हुई हैं। तो कहा सारी किताबें तो हम इसको तकसीम करेंगे, ये तो आपने हमारे मंदिर की तारीख़ के बारे में बड़ी अहम बात, तारीख़ी बात सामने पेश की है। तो ये इसी तरह एक BN पांडे, डॉक्टर BN पांडे जो उड़ीसा के गवर्नर थे, इन्होंने भी गलत फहमियाँ दूर करके सही तारीख़ पेश करने के बारे में एक इनकी किताब है इस्लाम एंड इंडियन कल्चर, BN पांडे की। इसी तरह इनके किताबें औरंगज़ेब के बारे में, औरंगज़ेब के बारे में गलत फहमियाँ दूर करने में इन्होंने बहुत अहम किताब लिखी है। इसी तरह हिंदी में इनकी किताब का तर्जमा हुआ है, हिंदू मंदिर और औरंगज़ेब के फरामीन। औरंगज़ेब के बारे में, जैसे हमने कहा कि शिवाजी के बारे में आजकल गलत फहमियाँ फैलाई जा रही, लेकिन अगर गहराई में जाए तो पता चले कि बात कुछ और है, उसको अलग रुख दिया जाता है। कुछ लोग अपने मफाद के लिए इस तारीख़ को अलग रुख देते हैं, वरना हकीकत अलग है। तो औरंगज़ेब के बारे में भी यही है। तो औरंगज़ेब ने हिंदू मंदिरों को कौन कौन सी जागीरें दी, कौन कौन सी इमदाद की, उसके बारे में मुस्तकिल एक किताब है BN पांडे की, हिंदू मंदिर और औरंगज़ेब के फरामीन। ये तो हिंदी में, इंग्लिश में नाम मुझे ध्यान में नहीं है अभी। तो हिंदी में उसका ये तर्जमा हुआ है कि औरंगज़ेब ने क्या क्या जागीरें दी। तो BN पांडे साहब की ये किताब भी बड़ी अहम है। तो पांडे साहब की किताबें ये भी काबिल एतमाद हैं, बहुत ज़्यादा एहतिमाम के साथ वो हवाले पेश करते हैं। इन किताबों को पढ़ना चाहिए। शिबली एकेडमी आज़मगढ़, इन्होंने हमारी तारीख़ को उर्दू के अंदर उजागर करने में बड़ा रोल अदा किया है। बाकायदा मुस्तकिल अफराद को रखते हैं कि आपको रिसर्च करके, शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह का ये कारनामा है, बुनियाद बीज तो उन्होंने ही डाला, आज तक चल रहा है, जहाँ से मारिफ शाये होता है। तो उन्होंने जो इदारा कायम किया है, वहाँ से बहुत सारी किताबें उर्दू में शाये हुए। जैसे हिंदुस्तान के अहदे माजी में मुसलमान हुक्मरानों की मजहबी रवादारी, सैयद सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान की मजहबी रवादारी 3 जिल्दों के अंदर, कि हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों ने किस तरह रवादारी, किस तरह सहिष्णुता से, कोएग्जिस्टेंस से काम लिया, ये 3 जिल्दों के अंदर उर्दू में ये किताबें, बहुत सारी किताबें
सबाहुद्दीन अब्दुर्रहमान साहब की हैं, जैसे बज़्म तैमूरिया, बज़्म सूफिया, ये कि भाई सूफियों ने क्या रोल अदा किया, या ये मुग़लिया दौर में बज़्म तैमूरिया यानी मुग़लिया दौर के अंदर क्या क्या तरक्कियात हुई, ये सारी किताबें, मतलब ये कि शिबली एकेडमी आज़मगढ़ की तकरीबन तमाम किताबें पढ़ने के काबिल है। सहाबा किराम की तारीख़ अलग है, ताबईन की तारीख़ अलग है, हिंदुस्तान की तारीख़ अलग है, सकलिया की तारीख़, और इसी तरह उधर यूरोप की तारीख़ें, सारी तारीख़ की किताबें, स्पेन की तारीख़ पर किताबें शाये की हैं। ये सारी किताबें काबिल मुताला हैं। जहाँ भी तारीख़ का ज़ौक़ रखने वाले मौजूद हों या इस तरह का रिसर्च सेंटर कायम करें, वहाँ इन किताबों को ज़रूर रखना चाहिए, इन किताबों को ज़रूर पढ़ना भी चाहिए और इन किताबों को ज़रूर फैलाना चाहिए। लेकिन फैलाने के लिए अपने लोग तो पढ़ते ही हैं, अपने अपने लोगों को भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जहाँ गलत फहमियाँ फैल रही हैं उन तक पहुँचाने के लिए इन बातों को उनकी ज़बान में, उनकी फहम के मुताबिक मुंतकिल करके पेश करना यह आज के ज़माने की बहुत अहम ज़रूरत है। मौर्रिखीन में बाज़ मौर्रिखीन, जैसे एक हैं रोमिला थापर, ये रोमिला थापर हैं, तकरीबन 95 साल अभी तो उम्र है, अभी भी लिख रही हैं। इन्होंने तारीख़ की बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन ज़्यादा इनकी कदीम हिंदुस्तान की किताबें, एक किताब उनकी है सोमनाथ मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, कि सोमनाथ के बारे में क्या सही क्या गलत, यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ। सोमनाथ मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री, ये रोमिला थापर की एक बहुत अहम किताब है। इन्हीं मौर्रिखीन के अंदर एक है बिपिन चंद्रा, 2014 के अंदर इंतकाल हुआ। इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यह अहम किताब है। इनकी एक और किताब है बिपिन चंद्रा की कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, कि तारीख़ के ज़रिए किस तरह गलत फहमियाँ फैलाई गई, उस पर इनकी एक किताब है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, ये पढ़ने के काबिल है। एक अंग्रेज़ मौर्रिख है रिचर्ड ईटन की भी बाज़ किताबें, मौजूदा मौर्रिख, हवालों के साथ इनकी किताबें होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि तमाम बातों से मुत्तफ़िक़ हों, लेकिन इनमें से बहुत सारी किताबें, कि रिचर्ड ईटन की किताब में अगर कोई बात मैंने पढ़ी और उसमें तुज़्के बाबरी का हवाला दिया गया है तो हम उसको तुज़्के बाबरी में तलाश करेंगे। लेकिन बहरहाल रिचर्ड ईटन की कई किताबें पढ़ने के काबिल हैं, जैसे उनके किताब हैं इंडियाज़ इस्लामिक ट्रेडिशंस, इस तरह एक और किताब है इंडिया इन द पर्शियनेट एज, और बहुत सारी किताब। एक मौर्रिख है इरफान हबीब की कई किताबें तारीख़ पर, दौरे वुस्ता के अंदर ख़ास तौर से इक़्तिसादी तरक्की, तहज़ीबी तरक्की, तामीरी तरक्की के ऊपर इरफान हबीब साहब की कई किताबें ये काबिल मुताला हैं। लेकिन अभी अभी इनकी एक बहुत अहम किताब आई है मौलाना आज़ाद अ लाइफ, इसी साल आई। इस किताब के अंदर कहने को तो ये मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के ऊपर है, लेकिन तारीख़ जंग आज़ादी के दौरान और आज़ादी के बाद भी मौलाना आज़ाद ने और उनके साथियों ने मुल्क के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी, मुल्क के लिए क्या क्या काम किए। जैसे पहले वज़ीर तालीम मौलाना आज़ादी थे, आज जितनी तालीमी तरक्की दिख रही है इस मुल्क के अंदर, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जब अंग्रेज़ गए तो यहाँ तो सब सिफर था। पूरा खाका जो मॉडर्न एजुकेशन का, उसकी बुनियाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने डाली। IIT जो सबसे मुल्क के सबसे बड़े कॉलेजेस कहे जाते हैं, IIT जो मुल्क में सिर्फ 27 हैं कॉलेज, IIT का खाका और उसकी पहले कॉलेज की बुनियाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रखी थी। तो मौलाना आज़ाद और इस बहाने बहुत सी इनकी ज़िंदगी के बारे में, दूसरों के बारे में और किताब में जो हवाले दिए हैं पीछे, तो
तो इरफान हबीब की अभी अभी एक किताब आई है मौलाना आज़ाद अ लाइफ, ये भी पढ़ने के काबिल किताब हैं। तो इन किताबों का मुताला करना, तहकीक करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ज़माने के अंदर जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, तो क्या ऐसे दौर के अंदर हमारा काम ये है कि हम खामोश रहें, हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें, गलत फहमियों को फैलने दें? बिल्कुल नहीं। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इसका मुताला करें, इसको जानें, इसको परखें और सही बात क्या है इसको पेश करें। ये भी बहुत अहम, बल्कि बहुत अहम इस्लामी काम है, क्योंकि इस मुसलमानों के बारे में और इस बहाने इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। तो मुल्क की तरक्की में क्या रोल अदा किया पिछले 1400 साल के अंदर, और मुल्क के लिए क्या क्या काम किए, किस तरह मुल्क के अंदर पैगाम मोहब्बत को आम किया, किस तरह मुल्क के अंदर लोगों को जोड़ा, और ये सारी चीज़ें, ये सारी तारीख इन किताबों के अंदर भरी पड़ी है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम इसका मुताला करें और दुनिया के सामने इसको पेश करें, दुनिया को बताएं, अहले हिंद को बताएं कि हमारी तारीख ये है, आप जो समझ रहे हो, आपको जो बताया जा रहा है वो गलत है और सही बात ये है। तो इन तारीखी किताबों का खास तौर से इन किताबों को का जो तज़किरा किया, उसका मकसद यही है कि इन किताबों को मंगवाया जाए, इनको पढ़ा जाए। रिचर्ड ईटन की किताबें, विलियम डलरिम्पल की किताबें, रोमिला थापर की किताबें, इरफान हबीब की किताबें, ये जो मौजूदा वक्त में जो लिखी गई, इन तमाम किताबों में भी चूँकि पुरानी किताबों के हवाले हैं और अंग्रेज़ों ने जो गलत फहमियाँ फैलाई उसके बारे में जो पहले सेशन के अंदर बात हुई थी कि उसके अंदर जेम्स मिल, उसके अलावा और बहुत से लोगों ने रोल अदा किया है। ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, कहने को तो हमारे ही मौर्रिखीन से लेकर इन्होंने लिखा है, डाउसन और इलियट ने, लेकिन उसमें बहुत सारी गलत तशरीहात पेश की हैं। तो इन किताबों का भी मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही बातें क्या हैं वो हम मुल्क के सामने पेश करें। तो ये इन सारी किताबों का जिक्र इसीलिए किया कि हम इनका मुताला करके मुल्क के सामने सही तारीख पेश करें, मुल्क के सामने इस बात को उजागर करें कि मुल्क तमाम लोगों का मुल्क है। इस मुल्क को एक तरफ औरंगजेब ने, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान ने पैगाम दिया, शिवाजी ने भी। शिवाजी का जो महल है, उस महल का जो रायगढ़ के अंदर, उस महल के अंदर उन्होंने मंदिर बनवाया था, तो वो कंपाउंड के अंदर मस्जिद भी बनी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई उनके कंपाउंड के अंदर उनके लिए काम करके जो लोग शहीद हुए, उनकी कब्रें आज भी उनके महल के अंदर मौजूद हैं। तो ये इस मुल्क की सही तारीख है, इसको पेश करने की, इसका मुताला करने की ज़रूरत है। हम फिर से इस बात को दोहराएंगे कि मुल्क के अहले मदारिस अपने यहाँ जिस तरह तखस्सुस इफ्ता के लिए करते हैं, तखस्सुस करते हदीस के अंदर, इस तरह तारीख़ के अंदर भी तखस्सुस का शोबा कायम किया जाए, ज़बानों के अंदर भी तखस्सुस का शोबा किया जाए कि तमाम ज़बानें अल्लाह तबारक व मिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। तो इन ज़बानों को हम सीखें, आज वक्त का तकाज़ा यही है, ताकि हम इन सारी बातों को सही तरीक़े से, सही कालिब के अंदर अहले मुल्क के सामने पेश कर सकें। इस बात की ज़रूरत है। उनका जो काम वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। बल्कि मैं आखिर में ये कहूँगा कि मौलाना अब्दुल हसनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब गुजरात की तारीख़ के ऊपर लिखी है,
उसके अंदर ये आखिर में उन्होंने एक शेर कहा है, वो शेर बड़ा माना खेज है। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, तब चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिस की न था जुज खार कुछ बाकी, बताता बाग मारो रो यहाँ गुंचा वहाँ गुल था। लेकिन ये कौम आज दीन इस्लाम के लिए बेदार है, अपनी तारीख के लिए बेदार है, हमीयत है इसके अंदर एक जज्बा है, इसके अंदर एक वलवला है। उस वलवले को उजागर करने की ज़रूरत है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला वक्त उम्मीद अफजा होगा, आने वाला वक्त इस कौम के लिए माना खेज होगा। आने वाले वक्त के अंदर हम इस मुल्क को नए सिरे से पैगाम मोहब्बत और पैगाम तौहीद इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। नहीं है नौमीद इकबाल अपनी किश्ते वेरा से, नहीं है नौमीद इकबाल अपनी किश्ते वेरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ हैं साक़ी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हमारे आज के मुहाज़रे की ये दूसरी नशिस्त भी अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपने पूरे हुस्न के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई। हमारे मेहमान मुकर्रम ने निहायत ही पुरमग़ज़ अंदाज़ में तारीख़ हक़ाइक़ को हमारे सामने पेश किया है। ख़ुलासे के तौर पर जो बातें हम तलबा बिरादरी के करने की मालूम हुई है वो एक ये है कि हमारा ये जो इल्मी सफ़र जारी है इसमें हमें ख़ुसूसियत के साथ ज़बान दानी पर अपनी तवज्जो को मरकूज़ करना चाहिए। किसी भी फ़न्नी मुताले के लिए और किसी भी फ़न के मुहीत मुताले के लिए ये एक बदीही बात है कि कसीर लिसानी सलाहियत के बग़ैर हम उसका जो है उस फ़न का इहाता नहीं कर सकते। हर मकतबे फ़िक्र के लोगों से हम किताबों के वास्ते से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। मुख्तलिफ़ ज़बानों में लिखी गई किताबों के गौहरपारों को मिनसे शुहूद पर नहीं ला सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बानदानी के दायरे को वसी से वसीतर करने की कोशिश करें। लेकिन ये एक ऐसा मरहला है जो जज्बातियत से ज़्यादा एक ठोस और मज़बूत हौसले का तकाज़ा करता है। यहाँ ज़बानदानी में तदरीज होती है, लिहाजा हमें यके बाद दिगरे हर ज़बान पर अपनी पकड़ को मज़बूत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारी जो तारीख़ी हक़ाइक़ है जिन्हें आज की दुनिया में मस्ख़ करके पेश किया जा रहा है वो अपनी असल बुनियादों के साथ न सिर्फ़ मुसलमान मुअर्रिख़ीन के नज़दीक महफूज हैं बल्कि दिगर मज़हबों के मुअर्रिख़ीन के यहाँ भी वो अपनी असल हक़ाइक़ के साथ महफूज हैं। ये बहुत बड़ी दौलत है हमारे लिए। वल फ़ज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा को पेश नज़र रखते हुए आज का अहम तकाज़ा ये है कि जो मस्ख़ शुदा हक़ाइक़ हमारे मुताल्लिक़ समाज में और हिंदुस्तान की फ़िज़ा में फैलाए जा रहे हैं, हम जो है इन मुअर्रिख़ीन के जो दिगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं उनके माखिज़ से इस्तिफ़ादा करके उसको आज के दौर में सोशल मीडिया के अंदाज़ में लोगों तक पहुँचाए। छोटे छोटे वीडियो के ज़रिए डिबेट की शक्ल में, सवालात के अंदाज़ में, छोटी छोटी गुफ्तगू के अंदाज़ में हम बहुत सी ऐसे हक़ाइक़ दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। और इसी के साथ जो है
आज की ये महफ़िल यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। इंशाअल्लाह दोपहर में हमारे आज की आखिरी और अहम कड़ी आज़ादी के मुताल्लिक़ है। इंशाअल्लाह वो ज़ोहर के बाद मुनाक़िद होगी। अभी खाने का इंतज़ाम है। हमारे जितने मेहमानान किराम हैं, ख़ास तौर से हमारी जो तलबा बिरादरी इर्द गिर्द से तशरीफ़ लाई है, वो मेहमान खाने में तशरीफ़ लाए, वहाँ उनके खाने का इंतज़ाम है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।